नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए आपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। मिट्टी का छोटा सा घर, सामने तुलसी का चौरा और बगल में आम का पेड़, खेतों की हरियाली और पगडंडियों से जुड़ी उनकी जिंदगी सादगी भरी थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना और बैलों की घंटियों के साथ खेतों की ओर निकल जाना उनकी दिनचर्या थी। गांव के लोग इज्जत करते थे उनकी। मोहन काका कहते थे उन्हें सब, सलाम ठोकते थे। उनकी पत्नी रुक्मिणी जी एक धर्मपरायण और ममतामयी स्त्री थी, जिनका संसार उनके पति और बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता था। दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अपने बेटे को खूब पढ़ाए लिखाए। यही उनका सपना था। दोनों ने अपने जीवन का हर एक पल मेहनत से जिया। अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, उसे शहरों तक भेजा ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन कुछ दिनों से मोहनलाल जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे उम्र के उस मोड़ पर थे जहाँ शरीर साथ छोड़ने लगता है, लेकिन आत्मा अब भी उम्मीदों से भरी रहती थी। सुबह के 8 बजे थे। मोहनलाल जी और खुद की चाय लेकर दोनों आंगन में बैठे ही थे कि पड़ोसन विमला बहन आ गई। कैसी तबीयत है अब भाई साहब आपकी? बड़े कमज़ोर हो गए हो आप। तो मोहनलाल जी बोले, बुढ़ापे का शरीर है बहन जी, कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी रहेगी। तो पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए बोली, अरे भाई साहब, यहाँ गांव में कहाँ ठीक से इलाज होगा। शहर में आपके बेटा बहू है, शहर में क्यों नहीं दिखा लाते आप? बेटा भी बड़ा अफसर है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा। ऐसे यहाँ गांव में तो बस ऐसे ही शरीर को कष्ट देना होता है। यहाँ वो सुविधाएं कहाँ है? जी बात तो आप ठीक कह रही है बहन। कल विवेक कह भी रहा था कि अगर गांव में इलाज संभव नहीं है तो शहर आ जाओ। कल तो मैंने बात टाल दी थी, लेकिन आज ही बेटे से बात करती हूँ और कहती हूँ कि अब अपने बाबूजी का इलाज वही शहर में करवा। यहाँ के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे हम? कोई दवा भी काम नहीं कर रही है। रुक्मिणी जी बातों में गंभीरता लाते हुए बोली, कुछ दिनों में विवेक अपने माँ बाबूजी को लेने गांव आता है। बेटे को देखते ही जैसे दोनों की बाँछें खिल उठी। बाबूजी, शहर में अच्छे डॉक्टर है और सब सुविधाएं हैं। मैं तो आपको कब से कह रहा था, लेकिन आप मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। चलिए, अब मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर आपका इलाज शुरू कर देता हूँ। माँ बाप के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। बेटे को उनकी कितनी फिक्र है, यही सोचकर दोनों खुश हो रहे थे। वैसे तो दोनों गांव छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन बीमारी के कारण भारी मन और कमज़ोर शरीर लेकर और बेहतर इलाज और सुख सुविधाएं के लिए वो दोनों गांव छोड़कर शहर चले आते हैं। दोनों का एक ही बेटा था, विवेक, और विवेक की पत्नी रचना। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे। लंबा सफ़र तय करके मोहनलाल जी और रुक्मिणी जी थके हारे शहर पहुँचे। गांव की धूल भरी गलियों से निकलकर अब वे उस अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे जहाँ उनका बेटा विवेक और बहू रचना रहते थे। दिल में एक खुशी थी और बेहतर सुख सुविधाओं की आस भी थी। बेटे के घर जा रहे हैं, अब कुछ सहारा मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा। विवेक ने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराया और माँ बाबूजी को अंदर आने को कहा और अपनी पत्नी को आवाज़ दी, रचना, देखो माँ बाबूजी आ गए, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। दोनों ने देखा कि घर साफ सुथरा था, सजावट भी अच्छी थी, लेकिन माहौल में एक ठंडापन था जो शब्दों से नहीं लेकिन व्यवहार से महसूस हो रहा था। रचना किचन से निकली। उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान थी और उसकी आंखें ठंडी थी, जैसे बेमन से किसी मेहमान का स्वागत कर रही हो। उसके व्यवहार में अपनापन नहीं था, बस एक औपचारिकता थी। शायद दोनों की अनुभवी आंखें वो सब भी देख रही थी जो दिख नहीं रहा था। अरे आ गए आप लोग, उसने कहा, फिर झट से मुड़ गई जैसे कोई ज़रूरी काम हो। रुक्मिणी जी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, बहू कैसी हो? बहुत सुंदर घर बनाया है। रचना ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी थी। सोचा नहीं था आप लोग इतने जल्दी आ जाएंगे।
यह वाक्य रुक्मिणी जी के दिल को चुभ गया। वो समझ गई बहू को उनका आना मन से नहीं भाया। चाय नाश्ता लाकर रचना ने अपने काम से इतिश्री कर दी। बातों में छिपा ताना, व्यवहार में छिपा ठंडापन रुक्मिणी जी साफ देख रही थी। माँ जी आइए, आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। रचना उनको एक छोटा सा कमरा दिखाते हुए कहती है, आप लोग इसी रूम में रहिएगा, सामान वही रख दीजिए। और हाँ, बाहर से जूते अंदर मत लाना, मुझे घर में साफ़ सफाई बहुत पसंद है, तो आप लोगों से भी ऐसी ही साफ़ सफाई की उम्मीद रखूँगी। रुक्मिणी जी ने मोहनलाल जी की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम अपने ही बेटे के घर मेहमान बनकर रहेंगे? अगली सुबह विवेक अपने पिता को अस्पताल ले जाकर दिखाता है। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और बताया कि उन्हें COPD, एक प्रकार का फेफड़ों का रोग है। उसकी शुरुआती अवस्था है जो कि उम्र के साथ ज़्यादा बिगड़ सकती है। डॉक्टर ने विस्तार से समझाया, समय रहते इलाज ज़रूरी है। इन्हें नियमित दवाइयाँ, साफ हवा और थोड़ा भावनात्मक सहयोग चाहिए, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। उसी दिन से मोहनलाल जी की दवाइयाँ शुरू हो गई। डॉक्टर की सलाह पर एक छोटा सा इन्हेलर भी मोहनलाल जी को दे दिया गया। मोहनलाल जी की दवाइयाँ शुरू हो गई थी। कुछ दिन ठीक से गुजरे, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ देह थी, उनकी लगातार चलने वाली सांसें। दिन हो या रात, खांसी थमती ही नहीं थी। रात को जब सोते तब उनकी खांसी की आवाज़ पूरे घर में गूंजती। बहू रचना की नींद बार बार टूट जाती और वह चिढ़कर करवट बदलती। कभी कभी तो वह इतना परेशान हो जाती कि बड़बड़ाते हुए उठ जाती। एक तो दिन भर की थकान, ऊपर से ये खांसी, चैन से सोना भी नसीब नहीं है। सुबह होते ही रचना का मूड और भी खराब हो जाता। वह सीधे सास पर ही झल्ला जाती। माँ जी, कुछ कीजिए इनकी खांसी का, या तो डॉक्टर को बुलाइए या कोई इंतज़ाम कीजिए, ये रोज़ रोज़ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मोहनलाल जी सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। खांसी का दर्द एक तरफ था, लेकिन बहू की बातें उन्हें भीतर तक तोड़ देती थी। बहू, डॉक्टर ने 1 महीने बाद फिर बुलाया है। विवेक से कहा था मैंने, लेकिन उसने कहा कि इस हफ्ते उसके पास समय नहीं है दिखाने का, अगर तुम हमारे साथ चल लेती तो। ऐसा कहते कहते रुक्मिणी जी चुप हो गई। माँ जी, मेरे पास भी समय नहीं है फालतू के काम के लिए, इसीलिए मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिए आप। ऐसा कहकर रचना चली जाती है। फालतू के काम सुनकर रुक्मिणी जी हैरान रह गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक रोज़ रुक्मिणी जी और मोहनलाल जी शाम को पार्क से लौटे तो रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति की सांसें चढ़ रही थी। क्या हुआ जी, तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं रुक्मिणी, थक गया हूँ बस। अच्छा, विवेक से कहती हूँ, वो ले चलेगा अस्पताल आपको। रुक्मिणी जी विवेक से कहने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी मोहनलाल जी बोले, अब वो कहाँ सुनता है रुक्मिणी। मोहनलाल जी की आवाज़ में एक टूटी हुई उम्मीद थी। विवेक तो अब अक्सर देर रात घर आता है और आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता है। रुक्मिणी जी रात को दरवाजे के पास बैठी रहती, बेटे के इंतज़ार में। आखिर एक माँ का दिल जो था, माँ खाना खाया, माँ खाना खाया जैसे सवाल के इंतज़ार में। लेकिन वो सवाल तो न कभी आया, न कभी पूछा गया, न कभी पूछने का मौका दिया। जब तक विवेक को समय मिलता तब तक मोहनलाल जी की बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी और दूसरी ओर रिश्तों में मिठास भी खत्म हो चुकी थी। जो बचे थे वो थे ताने, चुप थे शब्द और नज़रों की बेरुखी। मोहनलाल जी खाट पर लेटे थे। उनकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाथों में कपकपाहट थी और चेहरा बीमारियों से थका हुआ। रुक्मिणी जी रसोई में उनके लिए खिचड़ी बना रही थी कि तभी रचना की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। रचना की आवाज़ सुनकर रुक्मिणी जी वही ठिठक गई। उन्होंने रचना के लफ्ज़ों में वो तल्खी महसूस की जो किसी की भी आत्मा को घायल कर दे। रचना गुस्से से तमतमाई हुई थी। वह अपने पति विवेक से उलझ रही थी। अब बस बहुत हो गया, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। दिन भर की नौकरी, उसके बाद घर का काम और ऊपर से तुम्हारे माँ बाप की देखभाल। मैं तंग आ गई हूँ इन सब से। हर वक्त खांसी, दवाइयों की बदबू पूरे घर में फैली रहती है। ये घर नहीं, अस्पताल ज़्यादा लगता है, जहाँ 2 मिनट के लिए सुकून नहीं है। मेरा जीना हराम हो गया है।
विवेक कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें झुकी हुई थी। शायद वो अपने माँ बाप की हालत भी देख रहा था और अपनी पत्नी की नाराज़गी भी। रचना फिर बोली, साफ साफ कह रही हूँ, या तो इन्हें गांव भेज दो या ये पहले रहते थे या किसी वृद्धाश्रम का इंतज़ाम करो। अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मोहनलाल जी ने धीरे से सिर घुमाया। उनकी आंखें नम थीं। बहू के मुंह से ये सब सुनना शायद सबसे ज़्यादा पीड़ादायक था। बुढ़ापे में क्या इतना बोझ बन जाते हैं माँ बाप? उनका दिल भीतर ही भीतर काँप रहा था। रुक्मिणी जी जो किचन में काम कर रही थी, जैसे तैसे अपने आंसू रोक रही थी। वो रसोई से बाहर आई और बहुत ही शांत स्वर में बोली, बेटी, हम कोई बोझ नहीं बनना चाहते। अगर हमारा रहना तुम्हें असहज करता है तो हम खुद ही चले जाएंगे। हम लोग अपने गांव चले जाते हैं। फिर विवेक ने बात काटते हुए कहा, गांव? आप लोग गांव जाओगे? अरे ना जाने लोग क्या क्या कहेंगे कि देखो, शहर में रहकर भी माँ बाप को संभाल नहीं पाया, गांव छोड़ आया अपने माता पिता को। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी माँ। नहीं, आप लोग गांव नहीं जाओगे तो ठीक है, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ। वहाँ इनके उम्र के बहुत से लोग भी मिल जाएंगे इन्हें, और अच्छे से टाइम भी निकल जाएगा। रचना ने कटाक्ष करते हुए कहा। विवेक चुप हो जाता है और कमरे में चला जाता है। रुक्मिणी जी का गला भर आया। वो जानती थी कि बहू पढ़ी लिखी है, आधुनिक है, पर संस्कारों से दूर होती जा रही है। पर बेटे का चुप रहना उन्हें अंदर तक तोड़ गया। विवेक की उस चुप्पी में ही जैसे 1000 ताने छुपे थे। रुक्मिणी धीरे स्वर में बोली, किसी गैर के कटु शब्द से इतना दर्द नहीं होता जितना अपने खून के खामोश होने से हो जाता है। मोहनलाल ने अपना सिर झुका लिया। बेटे की वो चुप्पी अब तलवार की धार बन गई थी। न आवाज़ थी न प्रतिक्रिया, बस एक मूक स्वीकृति कि माँ बाप अब बेवजह है उनके जीवन में। रात तो जैसे कांटे नहीं कट रही थी। रुक्मिणी, हमने अपने बेटे को सब कुछ दिया, अच्छी पढ़ाई, संस्कार, फिर कहाँ कमी रह गई हमसे? रुक्मिणी जी ने सिर झुका लिया। शायद ये हमारी गलती थी कि हम बच्चों से उम्मीद कर बैठे। मोहनलाल जी उठे और उन्होंने एक छोटा सा बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े, दवाइयाँ और वो पुराना संदूक रखा था जिसमें उन्होंने जीवन की सबसे कीमती चीज़ें समेट रखी थी। पुरानी तस्वीरें, विवेक की पहली ड्राइंग, उसके पहले खिलौने, सब सामान रखते रखते मोहनलाल जी ने कहा, चलो रुक्मिणी, अब हम विवेक के घर में बोझ बन गए हैं। चलो कहीं ऐसे ठिकाने चले जहाँ किसी को हमें रखने में शर्म ना आए, और वह जगह है वृद्धाश्रम। हाँ, वृद्धाश्रम ठीक है, कम से कम वहाँ कोई ताना तो नहीं मारेगा। सुबह दोनों ने अपना सामान उठाया और बाहर के कमरे में रख दिया। सामान देखकर भी रचना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुंह फेर लिया। और विवेक अब भी खामोश था। उसे अपनी माँ की नम आंखें और पिता के कांपते होठ भी नहीं दिख रहे थे। मोहनलाल जी ने धीमे से विवेक से कहा, बेटा, हम तेरी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहते। तू बहू की बात मान ले और हमें वृद्धाश्रम ही छोड़ दे। वो शब्द नहीं कह रहे थे, वो अंदर से टूट रहे थे। उस दिन घर की दीवारों ने भी आंसू बहाए होंगे। दरारें सिर्फ रिश्तों में नहीं, दीवारों में भी दिखने लगी थी। एक अनकहा दर्द आज दोनों में दिख रहा था। विवेक ने चुपचाप उन्हें कार में बिठाया और कार चला दी। कार में एकदम से सन्नाटा था। मोहनलाल जी और रुक्मिणी जी खिड़की से बाहर नज़ारे नहीं, अपना बीता जीवन देख रहे थे। विवेक ने वृद्धाश्रम के गेट पर गाड़ी रोकी और बेमन से कहा, माँ, बाबूजी, आप लोग यही ठीक रहेंगे, मैं आप लोगों से मिलने आता रहूँगा। ऐसा कहकर विवेक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुक्मिणी जी की आंखों से टपकती बूंदें बोल रही थी, क्या हम इतने पराये हो गए? गाड़ी चली गई। पीछे रह गया 2 बूढ़े दिलों का टूटता सन्नाटा और एक रिश्ता जो अब सिर्फ दिखावे का रह गया था। वृद्धाश्रम का नाम था आश्रय। बाहर से देखने पर एक सादा सा भवन, चारों ओर हरियाली और अंदर एक सन्नाटा जिसे समय ने ओढ़ रखा था। मोहनलाल जी और रुक्मिणी जी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की अधीक्षिका मालती जी ने उनका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आपका अपना ही घर है, यहाँ हर कोई अपनी कहानी लेकर आता है। आप भी अब हमारे परिवार का हिस्सा है। पहले कुछ दिन अजीब से लगे, घर की आदत छूट नहीं रही थी। हर सुबह आंखें खुलते ही कान दरवाजे की आहट को खोजते, शायद विवेक आया हो, शायद बहू फिर आज ताना दे।
लेकिन नहीं, अब वहाँ न कोई ताने थे न कोई शिकवे, बस शांति थी। धीरे धीरे दोनों की दिनचर्या तय होने लगी। शुरू में विवेक उनसे मिलने 1-2 दिन आया, लेकिन फिर आना ही छोड़ दिया। मोहनलाल जी की तबीयत में कभी सुधार ही नहीं हो रहा था। वृद्धाश्रम की छोटी सी सफ़ेद दीवारों के बीच मोहनलाल जी का बिस्तर अब स्थायी ठिकाना बन गया था। चेहरे पर झुर्रियाँ पहले से और गहरी हो चुकी थी, लेकिन आँखों में अब भी एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, एक बार पूछेगा, बाबूजी कैसे हो। लेकिन वक्त बीतता गया और वह सवाल कभी नहीं आया। रुक्मिणी जी दिन रात उनके पास बैठी रहती, कभी उनका माथा सहलाती, कभी उनसे अपने आंसू छुपा लेती। मोहनलाल जी मुस्कुराने की कोशिश करते थे, लेकिन ओठों को शायद अब मुस्कुराने की आदत ही नहीं रही थी। डॉक्टर रोज़ आते और उनका चेकअप करते और एक ही बात बोलते, उन्हें अब दवाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत है। एक शाम जब हल्की ठंड हवा चल रही थी, मोहनलाल जी ने रुक्मिणी जी का हाथ थामा और कहा, रुक्मिणी, क्या मैं सच में बोझ बन गया हूँ? पहले बेटे पर था और अब तुम पर। रुक्मिणी जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। नहीं जी, तुम मेरे जीवन का सहारा हो, हम एक दूसरे का सम्मान है और रहेंगे। उस दिन मोहनलाल जी की आंखें नम थी और उसमें कुछ थकान थी, जैसे अब शरीर नहीं आत्मा थक गई हो। अगली सुबह की चाय का समय हुआ था, पर ना उन्होंने उन्हें आवाज़ दी और ना ही चाय मांगी। रुक्मिणी जी ने धीरे से पास आकर आवाज़ दी, सुनिए, चाय तैयार है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रुक्मिणी जी भागकर गई तो देखा कि मोहनलाल जी की आंखें बंद थी, चेहरे पर गहरी शांति थी, मानो किसी और दुनिया में खो चुके हो। डॉक्टर को बुलाया गया, उनकी नब्ज टटोली गई। इनका देहांत हो चुका है। डॉक्टर की आवाज़ जैसे पूरे वातावरण में गूंज उठी। रुक्मिणी जी वहीं बैठ गई, पति के सिर को गोद में रखा और धीरे से बोली, आप मुझे अकेला छोड़ ऐसे नहीं जा सकते। रुक्मिणी जी का रो रो कर बुरा हाल था। आश्रम द्वारा विवेक को फ़ोन लगाया गया। बहुत देर तक रुक्मिणी जी मोहनलाल जी के सर को सहलाती रोती रही, कभी दुलारती, कभी पुकारती। उनका गला सूख गया, आंखें लाल हो गई और दिल टुकड़ों में बिखर गया। तभी रुक्मिणी जी ने मोहनलाल जी के निर्जीव हाथों को थामते हुए धीरे से आंखें मूंद ली और एक लंबी सांस छोड़ी और चुपचाप वो भी अपने मोहन जी के पीछे पीछे चल दी। अब बिछड़ने का कोई डर ही नहीं था। अब न कोई वृद्धाश्रम था, न दुनिया का कोई तिरस्कार था। सिर्फ एक अनंत मिलन था, जहाँ कोई विवेक, कोई बहू, कोई दूरी उनके बीच नहीं थी। पूरे आश्रम में शोक छा गया। विवेक अभी तक आया नहीं था। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। दोनों की एक साथ मृत्यु की खबर सुनते ही विवेक के शरीर में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। रचना भी उसके साथ हड़बड़ाते हुई वृद्धाश्रम पहुंची। जैसे ही दोनों ने वहां कदम रखा, वातावरण में अजीब सी निस्तब्धता थी। चेहरों पर मौन, हवा में एक दर्द बिखरा हुआ था। कमरे में पहुंचते ही विवेक स्तब्ध रह गया। सामने बाबूजी और माँ एक दूसरे के हाथ थामे शांति से लेटे थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं थे। उनका चेहरा बेहद शांत था, जैसे सारी पीड़ा, सारी शिकायतें सब छोड़कर अब बस सुकून से सो गए हो। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी। अधीक्षिका मालती जी ने विवेक के हाथ में मोहनलाल जी और रुक्मिणी जी के संदूक की चाबी दी। विवेक ने उनके कमरे में रखा संदूक खोला तो उसके दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। अब उसकी आंखों से बहे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बहू भी खड़ी थी, आंखें झुकाई हुई। विवेक ने धुंधला पड़ा संदूक का पीतल का ताला खोला, जैसे बरसों से किसी के हाथों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक भभकती हुई सी खुशबू माँ के हाथों की पिता की हिफाजत की उसके दिल को भेद गई। संदूक में एक एक करके कुछ चीज़ें निकल रही थी, जो शायद आज भी माँ बाप की नज़रों में बहुमूल्य थी। सबसे ऊपर उसके बचपन की कई तस्वीरें रखी थी। कभी माँ की गोदी में हंसता हुआ नन्हा सा विवेक बैठा था, कभी बाबूजी के कंधे पर बैठा हुआ आसमान को छूने की कोशिश कर रहा था। एक कोने में छोटी छोटी पेंटिंग्स जो शायद उसने स्कूल में बनाई थी। हर एक पर माँ ने टूटे फूटे लेख में लिखा था, मेरे बेटे की पहली कलाकृति। उनके नीचे बाबूजी के कांपते हाथों से लिखे खत भी थे, जहाँ उन्होंने अपने भविष्य के सपनों का जिक्र लिखा था।
मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, हमें गर्व होगा उस पर। एक छोटा सा प्लास्टिक का टूटा खिलौना भी रखा था, शायद वो जिससे पकड़े हुए बच्चा विवेक कभी सोता नहीं था। हर एक चीज़ें को छूते हुए विवेक की आंखें बरस पड़ी। माँ, बाबूजी, आप लोग मुझसे कितना प्यार करते थे और मैंने बदले में आपको क्या दिया। संदूक में आखिर में एक पुरानी डायरी भी थी, जिसमें हर साल का विवेक का जन्मदिन, स्कूल का पहला दिन, चोट लगने पर माँ की दुआएं दर्ज थी। संदूक जैसे ही जीता जागता इतिहास था, जिसमें हर पन्ना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तुम हमारे जीवन का केंद्र थे, तुमसे बड़ी कोई दौलत नहीं थी हमारे लिए। आज विवेक को एहसास हो रहा था कि माँ बाप सिर्फ शरीर नहीं होते, वो जीवन की आत्मा होते हैं, और जब आत्मा चली जाती है तो जीवन केवल एक खाली खोल बनकर रह जाता है। विवेक ने कांपते हाथों से अपने माँ बाबूजी के पैरों को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, बाबूजी, माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसका हर एक शब्द खुद पर लगते थप्पड़ों जैसा था, जिन्हें उसने भीड़ भाड़ में अकेला छोड़ दिया था, जिनके लिए एक शब्द तक न बोला था। आज वही माँ बाप हमेशा के लिए खामोश हो गए। भीगी आंखों और टूटे दिल से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। विवेक ने अपने हाथों से माँ बाबूजी को नहलाया, नए कपड़े पहनाए। हर बार उनका चेहरा छूते हुए वह बुरी तरह टूट रहा था और रो रहा था। जब चिता सजी, विवेक ने माँ बाबूजी को आखिरी बार गले लगाया। उसके शरीर से निकलती ठंडी सी महक उसे अंदर तक कंपा रही थी। वो चाहता था एक बार वे आंखें खोले, एक बार उसकी तरफ देख ले, पर अब सब कुछ असंभव हो चुका था। आपने जीवन भर मुझे सहारा दिया और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। विवेक फूट फूट कर चिता के पास बैठकर रोने लगा। लोगों ने उसे संभाला। रोते हुए, कांपते हुए हाथों से उसने चिता को आग लगा दी और आग से उठती हुई लपटों में उनकी सारी यादें, सारी ममता, सारी डांट, सारा प्यार उन लपटों में सिसक रहा था। आग की गर्मी से चेहरा तप रहा था, लेकिन दिल बर्फ हो चुका था। विवेक अब खाली था, अंदर से भी, बाहर से भी। उसे समझ आ गया था कि माँ बाप का साया जब उठ जाता है तब इंसान सच में अनाथ हो जाता है। आज वो पछता रहा था, पर अब पछताने के लिए कोई माँ बाप नहीं बचे थे। प्रेक्षक मित्रों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से लिखना। अगर कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।